हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सन अकेडमी। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कुछ डिसऑर्डर्स हमारे यूरिनरी सिस्टम के, जिसमें हम किडनी फेलियर को डिस्कस करेंगे और इसके जो हमारे पास ट्रीटमेंट हैं जैसे डायलिसिस है और किडनी ट्रांसप्लांट है, इसको डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और पिछली वीडियोज़ में हमने कवर किया था, यहाँ तक हमने जो है वो कुछ डिसऑर्डर्स को डिस्कस किया था और बाकी पूरा चैप्टर हम पढ़ चुके हैं। आगे चलते हैं, किडनी फेलियर पे आते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। किडनी फेलियर इज़ अ कंडीशन विच किडनी फेल्स टू एक्सट्रैक्ट नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट एंड परफॉर्म ऑस्मोरेगुलेटरी एक्टिविटी इन द बॉडी। तो किडनी फेलियर का मतलब है किडनी का फेल हो जाना। फेल हो जाने का मतलब है किडनी जो है काम ना करे अपना। किडनी का काम क्या है? ऑस्मो रेगुलेशन को मेंटेन करना और नाइट्रोजीनियस वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालना। तो अगर ये दोनों काम किडनी सही से नहीं परफॉर्म कर पा रही है, नाइट्रोजीनियस वेस्ट को नहीं निकाल रही है और ऑस्मो रेगुलेशन नहीं कर रही है बॉडी के अंदर, बॉडी का ब्लड का पीएच वगैरह सारा चेंज है और वो सारी कंडीशंस जो है वो नॉर्मल नहीं है, तो इसका मतलब है किडनी हमारी फेल हो चुकी है। अब किडनी फेल हो चुकी है, इसका मतलब है किडनी सही से काम नहीं कर रही है। इन दिस मेडिकल कंडीशन मोर देन 85% ऑफ द बोथ किडनीज आर अफेक्टेड। इस कंडीशन में क्या होता है, 85 तक जो किडनी है, 85% तक किडनी का काम लॉस हो चुका होता है। 85 तक परसेंट तक जो है किडनी अपना काम छोड़ देती है। मतलब 15% जितना ही हमारा नाइट्रोजनस वेस्ट निकल पाता है, बाकी सारा नाइट्रोजनस वेस्ट ब्लड के अंदर मौजूद होता है। किडनी फेलियर इज़ क्लासिफाइड एज एक्यूट एंड क्रॉनिक किडनी फेलियर। एक्यूट और क्रॉनिक जो है, ये दो तरह की किडनी फेलियर्स हैं। ये किस्म हैं, दो टाइप्स हैं किडनी फेलियर की। एक्यूट किडनी फेलियर इज़ कंसर्न विद द सडनली लॉस ऑफ फिल्टरिंग एबिलिटी ऑफ द किडनी। एक्यूट किडनी फेलियर का मतलब है कि अचानक से किडनी जो है अपना काम, अपना फ़िल्टरिंग जो एबिलिटीज़ हैं, अपनी फ़िल्ट्रेशन करने की जो ताकत है उसको लूज़ कर दे। अचानक से ये काम हो जाए, मतलब अचानक से किडनी फेल हो जाए, इस प्रोसेस को हम एक्यूट किडनी फेलियर कहते हैं। ये क्यों होता है? दिस कंडीशन डेवलप इन फ्यू डेज, पर्टिकुलरली दोज हु आर ऑलरेडी इन रेनल एबनॉर्मलिटीज़ एंड हॉस्पिटलाइज्ड। तो ये कंडीशन तब डेवलप होती है, ये तो 1-2 दिन के अंदर भी डेवलप हो सकती है और ये स्पेशली तब होती है जब उस पेशेंट को पहले से ही क्या हो, कुछ रेनल प्रॉब्लम्स हो, मतलब किडनी की पहले से ही कुछ एबनॉर्मलिटीज़ चल रही हैं, कुछ पहले से ही रेनल प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। उसकी वजह से ये क्या होता है, डायरेक्ट इसकी किडनी काम करना बंद कर देती है और ये अचानक होता है, इसीलिए हम इसको एक्यूट किडनी फेलियर कहते हैं। द डिजीज़ could cause the kidney failure or blood loss due to injury, हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर एंड सेवरल एलर्जिक कंडीशंस। तो ऐसी ही कुछ बीमारियां हैं जो इस किडनी एक्वट किडनी फेलियर करवा सकती हैं। मतलब अगर कहीं पर हमें जो है वो इंजरी हुई है, ज़ख़म है, तो उसकी वजह से अगर ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया है, बॉडी का बहुत ज़्यादा ब्लड जो है ज़ाया हो गया है, तो उसकी वजह से हमें ये एक्वट किडनी फेलियर हो सकता है। हार्ट अटैक अचानक आ गया है, तो उसकी वजह से भी एक्वट किडनी फेलियर हो सकता है। या हमारी बॉडी के अंदर जो लिवर मौजूद है, जिसका काम है फ़िल्टर करना, तो लिवर भी है, ये भी अगर फेल हो जाता है तो किडनी हमारी काम करना बंद कर सकती है अचानक से। सेवरल एलर्जिक कंडीशंस, और कुछ एलर्जिक कंडीशंस भी हैं, उनके अंदर क्या होता है, एलर्जी हो जाती है, जिसकी वजह से किडनी जो है काम करना बंद कर देती है। या फिर सडन डिहाइड्रेशन ड्यू टू स्वेटिंग और एक्सेसिव यूरिनेशन। या कभी कभी ऐसा होता है कि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, तो क्या होता है, डिहाइड्रेशन हो जाती है, बॉडी का पानी जो है, बॉडी का वाटर बहुत ही ज़्यादा लूज़ हो जाता है, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर क्या है, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है और सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से किडनी जो है वो स्मूथली काम नहीं करती और किडनी किडनी जो है वो क्या करती है, फेल हो जाती है, एक्वट किडनी फेलियर आ जाता है। क्या होता है कि क्यों आता है? क्योंकि पानी का जो अमाउंट है वो बॉडी के अंदर कम हो गया है, या तो वो एक्सेसिव यूरिनेशन की वजह से कम हुआ है, मतलब बॉडी के अंदर यूरिन जो है ज़्यादा बॉडी ने लूज़ कर दिया है, यूरिन की वजह से पानी ज़्यादा लूज़ हुआ है, या फिर स्वेटिंग की वजह से, मतलब हमारे पसीने की वजह से ज़्यादा पानी लूज़ हो गया है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, बॉडी के अंदर सॉल्यूट्स बढ़ रहे हैं और उसकी वजह से डिहाइड्रेशन की वजह से किडनी फेल हो जाती है। उसके बाद हमारे पास है यूरिनरी ट्रैक ऑब्स्ट्रक्शन ड्यू टू स्टोन्स आर एनी इन्फेक्शन। या फिर ऐसा होता है कि ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है, ऑब्स्ट्रक्शन मतलब रुकावट आ जाती है यूरिनरी सिस्टम के अंदर, कहीं पर भी अगर रुकावट आ गई है, कुछ स्टोन्स हैं या फिर कोई इन्फेक्शन हुआ है, तो उसकी वजह से भी ये एक्यूट जो है किडनी फेलियर आ सकता है। तो पिछली वीडियो में हमने इस स्टोन्स के बारे में पढ़ा था कि किडनी स्टोन्स कैसे होते हैं, क्या होते हैं। तो स्टोन्स यहाँ पर अगर आ जाते हैं, स्टोन्स की वजह से भी हमारी किडनी फेल हो जाती है। तो ये कुछ बीमारियां हैं जिसकी वजह से हमारा ये एक्यूट किडनी फेलियर हो सकता है। उसके बाद है क्रोनिक किडनी डिजीज़ या क्रोनिक किडनी फेलियर। तो क्रोनिक किडनी फेलियर क्या है?
एक्वट में क्या था, सडनली या अचानक किडनी जो है वो फेल होती है। और इसके अंदर क्या होता है, ग्रेजुअल लॉस ऑफ किडनी फंक्शंस। क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के अंदर जो किडनी का फंक्शन लूज़ होता है वो आहिस्ता आहिस्ता होता है, समय के साथ, टाइम के साथ जो है आहिस्ता आहिस्ता होता रहता है। मतलब किडनी जो है वो अपना फंक्शन डायरेक्टली सारा फंक्शन स्टॉप नहीं करती, बल्कि वो है अपना फ़िल्टरिंग एबिलिटीज़ को कम करती जाती है और डिक्रीज़ होती जाती हैं, और लास्ट में जाके वो क्या करती है, किडनी डायरेक्टली फेल हो जाती है। तो यहाँ पर इसके क्योंकि ये आहिस्ता आहिस्ता होता है, ग्रेजुअली होता है, टाइम टेकिंग होता है, बहुत ज़्यादा टाइम में ये आहिस्ता आहिस्ता होती है, इसीलिए इसके कोई भी सिम्टम्स नहीं होते। ये हमें इंसान को पता ही नहीं चलता कि उसको किडनी जो है उसकी आहिस्ता आहिस्ता फेल हो रही है इन द बॉडी, बट पीरियडिक ब्लड और यूरिन टेस्ट इंडिकेट दिस प्रॉब्लम। लेकिन अगर कोई ऐसा इंसान है जो कि ब्लड की टेस्ट करवाता है, पीरियडिक टेस्ट मतलब टाइम टू टाइम वो अपने ब्लड की टेस्ट करवाता है या टाइम टू टाइम यूरिन की टेस्ट करवाता है, तो उस वजह से हमें पता चल सकता है कि कैसे उसकी किडनी जो है वो फंक्शन अपना डिक्रीज़ कर रही है, उसका फंक्शन कम हो रहा है, जिसकी वजह से उसकी किडनी फेल होती जा रही है आहिस्ता आहिस्ता। तो क्या होता है, हमारी यूरिन के अंदर अगर टेस्ट करते हैं तो उसके अंदर हमें ज़्यादा अगर नाइट्रोजनस वेस्ट जो है उसकी अमाउंट ज़्यादा मिल रही है, तो इसका मतलब है किडनी जो है वो सही से फंक्शन नहीं कर रही, और आहिस्ता आहिस्ता किडनी क्या हो रही है, अपना फंक्शन लूज़ कर रही है। और इसके एक सिम्टम्स तो ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन जब ज़्यादा ये असर बढ़ जाता है, किडनी की जो किडनी का फेलियर है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, तो इसके अंदर सिम्टम्स हमें मिलते हैं, और इंसान को डिफरेंट तरह की दूसरी प्रॉब्लम्स होती है, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि क्रॉनिक किडनी डिजीज़ हुआ है। अब इसके अंदर क्या होता है, फटीग होता है, मतलब हमें जो है वो बहुत ज़्यादा थकावट होती है, या बॉडी के अंदर एनर्जी की लेवल जो है बहुत कम होती है, बॉडी के अंदर बहुत ही कम एनर्जी होती है, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा थकावट होती है। उसके बाद है शॉर्ट ब्रीथ, मतलब सांस लेने में जो तकलीफ़ होती है, सांस लेने में मतलब एक तरह की जो है कन्फ्यूजन सी होती है। सॉलोइंग हैंड्स, इंसान के हाथ जो है वो सूज जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, और फीट जो है, पाँव भी इसमें सूज जाते हैं। ब्लड इन यूरिन, और यूरिन के साथ, इंसान के पेशाब के साथ क्या होता है, ब्लड आने लगता है, जो है वो खून आने लगता है। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जो क्रोनिक किडनी डिजीज़ के अंदर आते हैं। द काजेज़ आर हाइपरटेंशन, और ये क्रोनिक इसके काजेज़ क्या हैं, ये क्यों होता है, तो ये किडनी फेलियर अचानक से हाइपरटेंशन अगर हो रहा है, मतलब ब्लड प्रेशर अगर बढ़ रहा है आहिस्ता आहिस्ता, तो उसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता इस किडनी पर भी जो है इफ़ेक्ट पड़ता है। हाइपरग्लाइसेमिया, मतलब ब्लड के अंदर क्या है, ग्लूकोज़ का लेवल अगर बढ़ रहा है, तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज़ का लेवल ज़्यादा होना भी किडनी के लिए अच्छा नहीं है। किडनी जो है आहिस्ता आहिस्ता उससे उसके लिए क्या होती है, ख़राब होती रहती है और फेल होने लगती है। हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, अगर बॉडी के अंदर फ़ैट ज़्यादा है, या इंसान कोई अगर अपने खाने में फ़ैट का अमाउंट ज़्यादा खाता है, तो कोलेस्ट्रॉल जो है उसकी वजह से क्या होता है, किडनी पर भी एक इफ़ेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से किडनी जो है वो ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता किडनी फेल होने लगती है। सिस्ट डेवलपमेंट इनसाइड द किडनी, सिस्ट कहते हैं किसी एक ऐसे बबल को जिसके अंदर मतलब कोई फ्लूइड वगैरह भर गया है। तो किडनी के अंदर कभी कभी क्या होता है, ये किडनी है, किडनी के अंदर कभी कभी क्या होता है, किसी जगह पर कोई ऐसा बबल टाइप जो है वो बन जाता है, जिसके अंदर कुछ फ्लूइड और कुछ हवा जो है वो फिल हो जाती है, और ऐसे जो है इसे हम सिस्ट कहते हैं। तो ये सिस्ट अगर किडनी के अंदर डेवलप हो रहा है, तो ये क्या कर सकता है, किसी जगह को ब्लॉक कर सकता है, और उसकी वजह से किडनी जो है आहिस्ता आहिस्ता अपना काम लूज़ कर सकती है, और फिल्टरिंग एबिलिटी को लूज़ कर सकती है। किडनी स्टोन्स और इन्फ्लेमेशन, अगर किडनी के अंदर इन्फ्लेमेशन है, कहीं पर सूजन है किडनी के किसी पाइप के अंदर, या किसी सिस्ट के अंदर जो है अगर सूजन है, या फिर किडनी के अंदर स्टोन है, तो उसकी वजह से भी किडनी क्रॉनिक किडनी डिजीज़ या फिर क्रॉनिक किडनी फेलियर हो सकता है। अब ये कुछ दो तरह के हमारे पास किडनी फेलियर्स थे, और इनके अंदर क्या होता है, किडनी अपनी फंक्शनल जो एबिलिटीज़ है, किडनी अपना काम जो है वो लूज़ कर देती है। तो अब इसका इलाज क्या है, कैसे उस मरीज़ को ट्रीट किया जाए जिसकी किडनी जो है वो काम नहीं कर रही है। तो उसके अंदर सबसे पहले हमारे पास है डायलिसिस। डायलिसिस जो है आपने सुना होगा, डायलिसिस का मतलब है एक आर्टिफिशियल मशीन के ज़रिए इंसान का जो ब्लड है वो बॉडी से निकाल कर उसको फ़िल्टर आउट करके फिर से बॉडी के अंदर दाखिल करना। ये जो पूरा प्रोसेस है इसको हम कहते हैं डायलिसिस। तो आइए पढ़ते हैं डायलिसिस के बारे में। Dialysis is a medical procedure to separate unwanted toxic substance from the body blood artificial means। आर्टिफिशियल मीन्स का मतलब है जो अपने हमने इंसान ने खुद ऐसे ऐसे तरीके बनाए हैं, ऐसे मेथड्स हैं जिनकी वजह से हम क्या करते हैं, आर्टिफिशली अनवांटेड या फिर टॉक्सिक वेस्ट जो ब्लड के अंदर मौजूद होता है उसको खुद से एक्सट्रैक्ट करते हैं, बॉडी से उस ब्लड से बाहर करते हैं। तो ये कैसे होता है, इसके लिए
हम सबसे पहले ब्लड को जो है बॉडी से बाहर लेकर आते हैं, उसके बाद उसको फ़िल्टर करते हैं। तो आर्टिफिशली जो है वो ब्लड को फ़िल्टर करना एक मशीन के थ्रू, इसे हम कहते हैं डायलिसिस। इट इज़ परफॉर्म्ड व्हेन किडनी आर फेल्ड टू रिमूव वेस्ट फ्रॉम द ब्लड एंड बॉडी फेल्ड अनरेस्ट, particularly in breathing, and later on the non-adjusted biochemical components cause serious damage to the body। तो इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले हमारी अगर किडनी फेल हो गई है या फिर किडनी के अंदर जो है वो वेस्ट रिमूव नहीं कर पा रही है किडनी ब्लड में से ज़्यादा वेस्ट जो है बढ़ता जा रहा है, जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है वो बढ़ता जा रहा है, और उसकी वजह से इंसान को जो है अनरेस्ट हो रहा है, मतलब इंसान को सुकून नहीं आ रहा है। इंसान की बॉडी के अंदर जो है डिफरेंट तरह की हलचल मौजूद होती है, जिसकी वजह से इंसान जो है सही से काम नहीं कर पाती इंसान की बॉडी। और जो बायोकेमिकल्स हैं बॉडी के अंदर, जो आयंस वगैरह हैं, उनकी भी रेगुलेशन सही से नहीं होती, तो वो भी एडजस्ट नहीं होते, तो वो भी नॉन एडजस्टेड कंपोनेंट्स होते हैं बॉडी के अंदर, और उसकी वजह से बॉडी को सीरियस डैमेज होता है बॉडी के अंदर। साथ में जो है उसके अंदर डायमेंशिया या हार्ट फेलियर भी हो सकता है। डायमेंशिया जो है हार्ट फेलियर को कहते हैं, तो डायमेंशिया या हार्ट फेलियर भी बॉडी के अंदर हो सकता है। अगर ब्लड के अंदर जो है नाइट्रोजनस वेस्ट बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा, बॉडी के अंदर बायोकेमिकल्स जो है उसकी एडजस्टमेंट नहीं होगी, और उसकी वजह से इंसान को अनरेस्ट फील होगा, मतलब इंसान को सुकून नहीं हासिल होगा। और उसकी वजह से जो है क्या होता है, बॉडी के अंदर कुछ और डैमेजेस भी आते हैं, जैसे कि हार्ट अटैक भी आ सकता है। मतलब किडनी फेलियर जो है वो हार्ट अटैक तक भी जा सकता है, मतलब इंसान को किडनी फेलियर की वजह से हार्ट अटैक आ सकता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर यूरिन ब्लड जो है फ़िल्टर नहीं होगा, अगर ब्लड फ़िल्टर नहीं होगा तो ब्लड के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट ज़्यादा होंगे। नाइट्रोजनस वेस्ट अगर ज़्यादा होंगे तो ब्लड जो है, ब्लड का वॉल्यूम वो जो है बहुत ही थिक हो जाएगा ब्लड, और उसकी वजह से हार्ट के अंदर भी उसकी प्रॉब्लम्स होंगी, क्योंकि ये ब्लड जो है हार्ट से ही रेगुलेट होता है, हार्ट ही उसे पंप करता है। और साथ में डायमेंशिया भी हो सकती है। डायमेंशिया का मतलब है जो है वो मेमोरी लॉस, मतलब इंसान के ब्रेन पर भी असर होता है, जिसकी वजह से इंसान की याददाश्त जो है वो सही से काम नहीं करती, मेमोरी जो है इंसान की वो लॉस हो सकती है। तो आगे चलते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायलिसिस अप्लाइड ऑन द पेशेंट डिपेंडिंग अपॉन द नीड एंड इंटेंसिटी ऑफ डिसऑर्डर। हमारे पास कुछ डायलिसिस के भी कुछ टाइप्स हैं। डायलिसिस जो है ये इलाज है, इसके भी कुछ टाइप्स हैं, और वो डिपेंड करता है कि कौन सा डायलिसिस उस पेशेंट के लिए सही है, पेशेंट की कंडीशंस क्या हैं, और पेशेंट के अंदर जो डिसऑर्डर है, जो कि किडनी का फेलियर का डिसऑर्डर है, वो कितनी हद तक है, उसकी हद क्या है। अगर ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल कंडीशन अगर नहीं है, बहुत ही ज़्यादा जो है क्रिटिकल कंडीशन है, तो उसके लिए कुछ और डायलिसिस रिक्वायर होगा। तो आइए देखते हैं कौन से टाइप्स हैं डायलिसिस के। सबसे पहला टाइप है हीमोडायलिसिस, दूसरा है कंटिन्यूअस रेनल रिप्लेसमेंट थेरेपी, जिसे हम कहते हैं CRRT, और तो तीसरा हमारे पास है पेरिटोनियल डायलिसिस। तो आइए देखते हैं ये तीनों क्या हैं और ये कैसे काम करते हैं। हीमोडायलिसिस इज़ परफॉर्म्ड बाय अ मशीन रिगार्डेड एज आर्टिफिशियल किडनी। हीमोडायलिसिस जो है एक मशीन के थ्रू परफॉर्म किया जाता है, और एक ऐसी मशीन होती है जिसे आर्टिफिशियल किडनी भी हम कह सकते हैं। आर्टिफिशियल किडनी का मतलब है एक आर्टिफिशियल मशीन होगी जो कि उसकी किडनी का काम करेगी, ब्लड को फिल्ट्रेशन करने का काम करेगी। तो इस तरह से हमारे पास हीमोडायलिसिस के अंदर ये एक मशीन यूज़ होती है। The artificial kidney contains number of tubules with semi-permeable lining suspended in a tank filled with dialysing fluid। इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास एक टैंक होता है, और उस टैंक के अंदर बहुत सारी जो है ट्यूब्यूल्स लगी होती हैं। अब ये ट्यूब्यूल्स जो हैं, इनके बीच की जो मेम्ब्रेन होती है, ये मेम्ब्रेन क्या होती है, परमिएबल होती है। इसके अंदर से ये सेमी परमिएबल होती है। इसके अंदर से जो नाइट्रोजनस वेस्ट वगैरह वगैरह हैं वो सारे इसके अंदर से क्रॉस हो सकते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, इसके अंदर से एक डायलाइजिंग फ्लूइड भी यहाँ पर भरा जाता है इसके अंदर। यहाँ से क्या होगा, डायलाइजिंग फ्लूइड होगा। तो डायलाइजिंग फ्लूइड का मतलब है एक ऐसा फ्लूइड होगा जो कि जिसकी कंपोजिशन सेम होगी ब्लड की तरह। तो यहाँ पर लिखा हुआ है द फ्लूइड हैज़ द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। उसकी ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो ब्लड की तरह होगी, सेम होगी। सिर्फ उसके अंदर एक चीज़ डिफरेंट होगी ब्लड से, कि ब्लड के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं, लेकिन इसके अंदर, इस डायलासेट के अंदर क्या होगा, नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं होगा। ये जो फ्लूइड है इसको हम कहते हैं डायलाइजिंग फ्लूइड या फिर डायलासेट। तो ये हमारे पास एक मौजूद होता है इस कंटेनर के अंदर, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ से साइड से ब्लड को इंटर करेंगे, और ब्लड जो है इसके अंदर से सर्कुलेट करेगा। ठीक है, तो सर्कुलेट करेगा तो क्या होगा, इसके अंदर से जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट होंगे वो इसके अंदर चले जाएंगे डिफ्यूजन के थ्रू। तो ये हमारे पास इसकी पिक्चर है, इसके अंदर देख लें। यहाँ पर हमारे पास ये जो टैंक है इसको हम कहते हैं डायलाइजिंग।
तो इसके अंदर डायलिसिंग जो है फ्लूइड होता है। अब इसके अंदर क्या है, ये हमारे पास सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स लगी हुई हैं और इसके अंदर फ्लूइड भी भरा हुआ है। तो ब्लड जो है जैसे यहाँ से इंटर होगा तो ये इसके अंदर से सर्कुलेट करेगा, और सर्कुलेट करेगा तो क्या होगा, यहाँ से जो नाइट्रोजनस वेस्ट होंगे ब्लड के अंदर वो चले जाएंगे इस डायलिसिंग फ्लूइड के अंदर। क्योंकि फ्लूइड के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं है और ब्लड के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट मौजूद है, तो ये डिफ्यूजन के थ्रू क्या होगा, उस तरफ चले जाएंगे और उस फ्लूइड के अंदर आ जाएंगे, जबकि ब्लड जो है वो फ़िल्टर होकर वापसी चला जाएगा उस इंसान के अंदर। टू बिगिन द प्रोसीजर सर्जन, एक सर्जन होगा, एक डॉक्टर होगा, वो प्रोसीजर को बिगिन करेगा, शुरू करेगा। तो कैसे करेगा, मेक अ स्मॉल इंसीजन। इंसीजन जो है हम कट को कहते हैं, अगर किसी भी बॉडी की कहीं से अगर हम चमड़ी को काट रहे हैं तो उसको हम कहते हैं, स्किन को अगर काट रहे हैं तो उसको हम कहते हैं इंसीजन। तो एक स्मॉल इंसीजन बनाएगा डॉक्टर। कनेक्ट आर्टरी विद अ वेन, वहाँ पर क्या करेगा, हाथ के अंदर जो है वो आर्टरी जो है, एक आर्टरी ब्लड वेसल को लेगा और एक वेन को लेगा, उन दोनों को जो है कंबाइन कर देगा, उन दोनों को मिला देगा। तो यहाँ पर आर्टरी अलग अलग जा रही होगी, लेकिन मिला देगा तो क्या होगी, आर्टरी और वेन आपस में क्या होंगी, मिल जाएंगी, और इस तरह से एक कनेक्शन बन जाएगा आर्टरी और वेन के बीच में। तो वीन बाय अ ग्राफ्ट स्मॉल प्लास्टिक ट्यूब, वहाँ पर एक ग्राफ्ट भी लगाया जाएगा। ग्राफ्ट का मतलब है एक स्मॉल प्लास्टिक ट्यूब होगा जो कि इन दोनों आर्टरी और वीन को आपस में मिलाएगा। तो कनेक्ट बोथ आर्टरी एंड वीन आल्सो कॉल्ड फिस्टूला। अब ये जो कनेक्शन बन चुका है आर्टरी और वीन के बीच में, इसे हम फिस्टूला कहते हैं। फिस्टूला क्या है, एक आर्टरी और एक वीन का कनेक्शन है जो कि आर्टिफिशियली बनाया जाता है डॉक्टर्स के थ्रू, और वहाँ पर एक ग्राफ्ट लगा के, एक जो है वो प्लास्टिक का ट्यूब वहाँ पर एक लगा के ये कनेक्शन बनाया जाता है आर्टरी और वेन के बीच में। When the circuit is completed, two needles are inserted in the AV fistula। अब AV fistula क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर आर्टरी भी है, वेन भी है, तो अट्रियोवेंट्रिकुलर फिस्टूला इसे कहते हैं, AV फिस्टूला। तो ये एक सर्किट बन गया है आर्टरी और वेन का, और इन दोनों के फिस्टूला जब बन गया है तो इसके अंदर क्या किया जाता है, दो नीडल्स को लगाया जाता है। तो यहाँ पर दो नीडल्स इंटर की जाएंगी, और एक नीडल जो है, one needle is connected to the artery and other end is connected to the dialysis। एक जो होगा वो क्या होगा, एक जो नीडल होगी वो आर्टरी के साथ लग जाएगी, आर्टरी के अंदर जाएगी, और वहाँ से ये नीडल जो है वहाँ पर डायलिसिस मशीन के अंदर लग जाएगी। बाकी दूसरी जो है वो डायलिसिस मशीन से आएगी और वीन के अंदर लग जाएगी। तो इस तरह से दो नीडलों की जो है, जो कि आर्टरी और वीन को दोनों को डायलिसिस मशीन से कनेक्ट कर रही होंगी। तो डायलिसिस डिवाइस से क्या होगा, कनेक्ट कर रही होंगी ये दो नीडल्स। वेयर ब्लड इज़ कलेक्टेड फ्रॉम द पेशेंट फॉर फिल्ट्रेशन। अब ये एक जो नीडल लगी है आर्टरी के अंदर, वो क्या करेगी, ब्लड को लेकर जाएगी उस डायलिसिस मशीन के अंदर, और वहाँ पर फिल्ट्रेशन होगी उस ब्लड की। उसके बाद ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द ब्लड पासिंग इनटू द डायलिसिंग फ्लूइड बाय डिफ्यूजन। इसके अंदर क्या होगा, जब डायलिसिस मशीन के अंदर आ जाएगी, जब हमारा ब्लड जब डायलिसिस मशीन के अंदर आएगा तो वहाँ पर उसका नाइट्रोजिनस वेस्ट जो है वो निकल के उस डायलिसिस मशीन के अंदर रह जाएगा, बाकी जो ब्लड है वो वापसी चला जाएगा हमारी बॉडी के अंदर। तो डिफ्यूजन के थ्रू जो है डायलिसिंग फ्लूइड होता है, क्योंकि डायलिसिंग फ्लूइड के अंदर क्या है, यहाँ पर डायलिसिंग फ्लूइड है, यहाँ पर ब्लड है। डायलिसिंग फ्लूइड के अंदर हमारे पास नाइट्रोजिनस वेस्ट नहीं है, जबकि हमारे ब्लड के अंदर नाइट्रोजिनस वेस्ट हैं। तो यहाँ से ये ट्रांसफ़र होंगे डिफ्यूजन के थ्रू, और इस तरह से ये जो है वो ब्लड हमारा प्योर हो जाएगा। आगे चलते हैं। द प्यूरिफाइड ब्लड इज़ पम्प्ड बैक इनटू द वेन ऑफ द पेशेंट विच इज़ कनेक्टेड टू द अदर एंड ऑफ द डायलिसिस डिवाइस। और दूसरे एंड से क्या हो रहा है, डायलिसिस डिवाइस से दूसरे एंड से जो है एक नीडल लगा हुआ है जो कि इंसान की हाथ के अंदर वेन के अंदर जा रहा है, और वो वेन के अंदर क्या करेगा, उस ब्लड को वापसी पहुंचा देगा बॉडी के अंदर। दिस इज़ अ सिमिलर to the function of the kidney but it is different since there is no reabsorption involved। ये तो है फंक्शन करता है किडनी के तरह, जैसे किडनी हमारी ब्लड को फिल्ट्रेशन करती है वैसे ही ये ब्लड को फिल्ट्रेशन करता है, लेकिन एक प्रोसेस इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होता जो कि किडनी के अंदर मौजूद होता है, वो है रीएब्जॉर्प्शन। इसके अंदर कोई भी रीएब्जॉर्प्शन नहीं होती आयंस की या फिर किसी भी वाटर की वापसी रीएब्जॉर्प्शन नहीं हो सकती, सिर्फ नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो ट्रांसफ़र होंगे डायलिसिस मशीन के अंदर। हीमोडायलिसिस इज़ नॉर्मली परफॉर्म्ड इन 4 आवर्स ट्रीटमेंट 3 टाइम्स अ वीक। ये जो है हीमोडायलिसिस ये तकरीबन 4 घंटे तक जो है लगातार चलता रहता है इंसान के अंदर। वो मशीन जो है ब्लड को लगातार लेती रहती है और उसको फ़िल्टर करके वापसी इंसान की बॉडी के अंदर डालती रहती है। तो ये 4 आवर्स तक, 4 घंटे तक ये प्रोसेस चलता है, और 3 हफ्ते में 3 बार ये प्रोसेस करना पड़ता है।
द कॉम्प्लिकेशंस इन दिस प्रोसेस में इंक्लूड रिस्क ऑफ ब्लड इन्फेक्शन। इसके अंदर कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी आ सकती हैं। कॉम्प्लिकेशन का मतलब है कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं जो कि हम डायलिसिस करने से हमें पहले नहीं थी, लेकिन अब डायलिसिस करने के बाद वो जो है हमें फेस करनी पड़ती हैं। तो वो कॉम्प्लिकेशंस कुछ इसके अंदर आ जाती हैं, जैसे कि ब्लड इन्फेक्शन हो सकता है। ब्लड इन्फेक्शन का मतलब है कि अगर बॉडी से ब्लड बाहर जा रहा है तो वहाँ से क्या होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स बाहर तो बहुत ज़्यादा मौजूद हैं, तो वहाँ से माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स जो है वो ब्लड के अंदर इंटर हो सकते हैं और वहाँ पर जो है वो ब्लड इन्फेक्शन काज कर सकते हैं, ब्लड के अंदर इन्फेक्शन हो सकता है। या फिर थ्रोम्बोसिस हो सकता है। थ्रोम्बोसिस का मतलब है ब्लड ब्लड के अंदर क्या होगा, कहीं पर भी जो है वो एक ब्लड का क्लॉट बन जाएगा और उसकी वजह से जो है वो वहाँ से ब्लड का फ़्लो सही से नहीं हो पाएगा। इसको हम थ्रोम्बस कहते हैं और ये कंडीशन जो है ये थ्रोम्बोसिस कहलाती है। तो ये हम पढ़ चुके हैं सर्कुलेटरी सिस्टम वाले चैप्टर में फर्स्ट ईयर के अंदर। उसके बाद है इंटरनल ब्लीडिंग। अगर ब्लड जो है बाहर जा रहा है तो वहाँ पर क्या होगा, हमारी बॉडी के अंदर जब वापसी ब्लड जाता है तो वो अगर सही से ब्लड नहीं पहुँचा, बीच में भी कहीं पर अगर ब्लड वेसल के अंदर कट लग गया तो वहाँ पर क्या होगा, इंटरनल जो है वो ब्लीडिंग हो सकती है। बॉडी के अंदर ब्लड जो है वो फ्लो कर सकता है। तो बॉडी के टिश्यूज़ के अंदर अगर डायरेक्टली ब्लड चला जाए तो इसको हम कहते हैं इंटरनल ब्लीडिंग। और ये भी जो है एक तरह की ख़राब प्रोसेस है जिसके अंदर ब्लड जो है बॉडी के अंदर ही ब्लीड कर, तो ब्लड बॉडी के टिश्यूज़ के अंदर जाने लगता है। और ये क्यों होता है, क्योंकि ये एंटी कोगुलेंट जो है ये यूज़ किए जाते हैं हमारे, जब भी हमें जो है वो डायलिसिस करवाना होता है तो वहाँ पर एंटी कोगुलेंट यूज़ किए जाते हैं। एंटी कोगुलेंट क्या है, ये एक ऐसे ड्रग्स हैं जो कि ब्लड को क्या करते हैं, थिन बना देते हैं, ब्लड की जो ब्लड को डाइल्यूट कर देते हैं, ब्लड के अंदर जो है सॉल्यूट का अमाउंट कम कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, ब्लड जो है थिन हो जाएगा। और ये थिन क्यों करते हैं, क्योंकि ब्लड जो है कहीं पर क्लॉटिंग ना हो जाए। बाहर जो है प्रेशर, हमें आर्टिफिशियल प्रेशर देते हैं ब्लड को, तो इसीलिए ब्लड जो है कम फ्लो करता है और उसकी वजह से क्या होता है, कहीं पर क्लॉटिंग ना हो जाए, इसकी वजह से ब्लड को थिन बनाया जाता है। बॉडी से बाहर ब्लड जा रहा है तो मेंटेन नहीं हो सकता, इसीलिए उसे थिन बनाया जाता है। और ये एंटी कोगुलेंट जो ड्रग्स होते हैं उनका काम है कि वो ब्लड को थिन बना देते हैं और उसकी वजह से इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है। तो यहाँ पर एक पिक्चर है, इसके अंदर देख सकते हैं, यहाँ पर ये हमारे पास जो है पूरा प्रोसेस, पूरा साइकिल जो है ये डायलिसिस मशीन का है। अब इसके अंदर ये जो मशीन लगी हुई है इसे हम डायलिसिस मशीन कहते हैं या फिर डायलिसेट कहते हैं। इसके अंदर जो फ्लूइड है उसे हम डायलाइजिंग फ्लूइड कहते हैं। तो यहाँ से फ्रेश डायलाइजिंग फ्लूइड जाता है और यहाँ से जो है यूज्ड डायलिसिस फ्लूइड जो है वो बाहर जाता है। जैसे ही यहाँ से गुजर रहा होता है साथ में ब्लड भी यहाँ से फ़्लो कर रहा है, तो इनके बीच में एक्सचेंज हो जाती है और यहाँ से जो डायलाइजिंग फ्लूइड आता है उसके अंदर नाइट्रोजीनियस वेस्ट भी मौजूद होते हैं। और ब्लड जब यहाँ से वापसी जा रहा होता है वहाँ पर क्या होगा, प्रेशर भी ब्लड के अंदर जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट हैं वो भी कम होंगे। साथ में यहाँ पर एयर ट्रैप भी लगा हुआ है जो कि एयर को यहाँ पर ट्रैप्ड कर लेगा, ताकि एयर जो है वो ब्लड वेसल के अंदर, बॉडी के अंदर ना चली जाए। यहाँ से क्या होगा, जब ब्लड बॉडी से बाहर आ रहा होगा तो यहाँ पर एक पंप लगा होगा जो कि ब्लड को पंप करेगा, जिसकी वजह से ब्लड इस मशीन के अंदर चला जाएगा। ये पूरा जो साइकिल है ये रिपीट होता रहता है और इस तरह से जो पेशेंट है वो केयर हो सकता है। और ये पेशेंट के लिए जो है वो हफ्ते में 3 से 4 बार करवाना पड़ता है। डायलिसिस का एक और टाइप है जिसे हम कहते हैं कंटिन्यूअल रेनल रिप्लेसमेंट थेरेपी। कंटिन्यूअस रेनल रिप्लेसमेंट थेरेपी, तो ये कंटिन्यूअस है और रेनल रिप्लेसमेंट है, मतलब हमारी किडनी को जो है कोई और मशीन रिप्लेस करने वाली है और इसे हम जो है शॉर्ट में CRRT कहते हैं। इज़ अ सेम क्लास ऑफ एज हीमोडायलिसिस। ये जो है हीमोडायलिसिस की तरह ही एक सेम क्लास है। इट इज़ यूज इन द पेशेंट हु आर क्रिटिकल कंडीशंस एंड इट इज़ डिज़ाइन फॉर पेशेंट्स हु आर अनएबल टू टॉलरेट द रिपीटेड प्रोसीजर ऑफ हीमो। अगर वो हीमो डायलिसिस करने में जो है वो रिपीटेशन होती है, बार बार जो है वो मशीन को स्टार्ट करना पड़ता है और उसे ऑफ़ करना पड़ता है और पेशेंट को रिलीज़ करना पड़ता है, तो उससे बचने के लिए ये जो है कंटिन्यूअस रेनल रिप्लेसमेंट थेरेपी जो है ये इंसान को दी जाती है। या फिर कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो कि जो है वो बार बार उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर वो हीमो को बार बार बर्दाश्त नहीं कर सकते तो इसीलिए वो ये करवाते हैं, CRRT करवाते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, ये कंटिन्यूअस होता है, डायलिसिस हो रहा होता है, कंटिन्यूअस होता है और इसके अंदर 24 आवर्स तक जो है ये मशीन जो है लगी होती है और ये चलती रहती है 24 आवर्स तक। इसका प्रोसेस थोड़ा सा स्लो होता है लेकिन ये नाइट्रोजीनियस वेस्ट उसी तरह से रिमूव करती है जैसे कि हीमो डायलिसिस के अंदर होता है। सेम प्रोसेस है, सिर्फ ये जो है कंटिन्यूअस चलता रहता है, हर वक्त ये चलता रहता है।
ये ज़्यादा क्रिटिकल पेशेंट्स के अंदर भी यही यूज़ किया जाता है। लेकिन एक और डायलिसिस का टाइप है जो कि ज़्यादा इससे भी ज़्यादा एफिशिएंट है, जिसे हम कहते हैं पेरिटोनियल डायलिसिस। ये पेरिटोनियल डायलिसिस क्या है, इसके अंदर क्या होता है, एब्डोमिनल कैविटी को यूज़ किया जाता है ब्लड फिल्टर के तौर पे। तो एब्डोमिनल कैविटी इज़ यूज्ड एज टू ब्लड फिल्टर, ब्लड को फिल्टर करने के लिए एब्डोमिनल कैविटी को यूज़ किया जाता है। This procedure starts when doctor makes an incision at the lower abdominal cavity to implant pass catheter। इसके अंदर क्या होता है, डॉक्टर इस एक जो है इंसिजन बनाता है लोअर एब्डोमिनल कैविटी के पास, वहाँ से एक जो है कैथेटर को बॉडी के अंदर इंटर किया जाता है। कैथेटर जो है एक तरह का ट्यूब होता है और उसे बॉडी के अंदर इंटर किया जाता है। उसके बाद उसको जो है when the soft tube that allows dialysis to pour in and out of the एब्डोमिनल कैविटी, वहाँ पर जो है एक ट्यूब होता है जिसकी वजह से एक डायलिसिस सेट को, एक फ्लूइड को जो है बॉडी के अंदर इंटर किया जाता है और उसको वहाँ पर फ्लूइड को बॉडी के अंदर रखा जाता है। इसकी जो मेम्ब्रेन होती है वो परमिएबल होती है, तो वहाँ पर जो है एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ही एक्सचेंज होती है नाइट्रोजिनस वेस्ट की। तो अब क्या होगा, यहाँ पर उसको एब्डोमिनल कैविटी के अंदर उस पूरे फ्लूइड को जो है इंटर किया जाता है, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर भरा जाता है उस फ्लूइड को। Abdominal cavity is internally lined with the peritoneum which serves as a natural filtering membrane। एब्डोमिनल कैविटी के अंदर क्या होता है, इंसान की एब्डोमिनल कैविटी के अंदर एक तरह की लेयर होती है जो कि पूरे ऑर्गन्स को जो है सराउंड कर रही होती है, और इस लेयर को हम कहते हैं पेरिटोनियम। तो ये पेरिटोनियम पूरे ऑर्गन्स को सराउंड कर रही होती है। लेकिन एक किडनी जो है ये इसके अंदर नहीं आती, किडनीज जो है बाहर होती हैं, इसके बाहर मौजूद होती हैं। तो इसके अंदर जो है क्या किया जाता है, यहाँ से कैथेटर को इंटर करके इसके अंदर पूरा जो है फ्लूइड भरा जाता है, और जब एक्सचेंज हो जाती है यहाँ पर जो है क्या होगा, एक्सचेंज होगी ब्लड के बीच में और इस फ्लूइड के बीच में। उसके बाद इस फ्लूइड को जो है बॉडी से बाहर निकाला जाता है, और ये बॉडी से बाहर आ जाता है नाइट्रोजिनस वेस्ट को रिमूव करके। व्हेन द डायलिसिस इज पोर्ड इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इट पुल्स टॉक्सिन फ्रॉम द ब्लड। ये जो है ब्लड से टॉक्सिन को ले लेता है, मतलब एब्जॉर्ब कर लेता है टॉक्सिन्स को, जैसे कि नाइट्रोजिनस वेस्ट हैं उन्हें ब्लड से एब्जॉर्ब कर लेता है ये फ्लूइड जो कि हमने बॉडी के अंदर डाला है। दैट पास थ्रू द पेरिटोनियम मेम्ब्रेन टू इट्स हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन। और ये जो नाइट्रोजिनस वेस्ट हैं ये किस लिए जाएंगे इसके अंदर, इस फ्लूइड के अंदर, क्योंकि कंसनट्रेशन कम है, तो ये अपनी जो नाइट्रोजिनस वेस्ट हैं अपनी हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन में आएंगे, इस फ्लूइड के अंदर आ जाएंगे, जिसकी वजह से ये फ्लूइड जो है इसके अंदर नाइट्रोजिनस वेस्ट ज़्यादा आ जाएंगे, और उसके बाद इसको हम बॉडी से बाहर निकाल लेंगे। द फ्लूइड रिमेंस इन द बॉडी फॉर सेवरल आवर्स। इनको, इस फ्लूइड को जो है बहुत सारे घंटों के लिए बॉडी के अंदर रखा जाता है ताकि एक्सचेंज जो है अच्छी तरह से हो जाए और एक तरह का इक्विलिब्रियम डेवलप हो जाए आयोनिक कंपोनेंट्स और ब्लड और इस फ्लूइड के बीच में। तो ब्लड और फ्लूइड के बीच में क्या होगा, जो है वो मटेरियल्स की ट्रांसफ़र होती रहेगी, और जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा तब इसको जो है बाहर निकाला जाता है और डिस्कार्ड किया जाता है। The dialysate is removed when it appears saturated and this process is repeated again if needed। इसके अंदर क्या होता है, इसको वापसी सेचूरेट अगर हो गया है ये हमारा फ्लूइड, तो उसको फ्लूइड को बाहर निकाला जाता है। इसके अंदर अगर नाइट्रोजीनियस वेस्ट जो है पूरे आ चुके तो अब इसको बाहर निकाला जाता है, और उसके बाद जो है नाइट्रोजीनियस वेस्ट जो है वो बाहर आ जाते हैं, और इस प्रोसेस को रिपीट किया जाता है, अगर ज़रूरत हो तो फिर से रिपीट किया जा सकता है। पेरिटोनियल डायलिसिस कैन बी रिपीटेड 4 to 5 टाइम्स अ डे। इसको 4 से 5 दफ़ा एक दिन में रिपीट किया जा सकता है। तो अगर कोई पेशेंट अगर क्रिटिकल कंडीशन में है तो उसको जो है दिन में 4 से 5 टाइम्स जो है उसको ये वाला ट्रीटमेंट दिया जाता है। इट इज़ लेस इफेक्टिव देन हीमोडायलिसिस बट इट कैन बी परफॉर्म्ड फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ये जो है हीमोडायलिसिस से इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, हीमोडायलिसिस जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव है, लेकिन ये जो है ज़्यादा देर तक चलता है, ज़्यादा नाइट्रोजिनस वेस्ट को रिमूव कर सकता है। पेरिटोनियल डायलिसिस ऑफर्स मोर फ्लेक्सिबिलिटी। इसके अंदर जो है ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है, मतलब हमें जो है पता होता है कि नाइट्रोजिनस वेस्ट जो है रिमूव हो रहा है, और साथ में जो है ये एफिशिएंट भी होता है, हमें आसान भी होता है करवाना, क्योंकि हमें सिर्फ जो है वो सिंपल प्रोसीजर है, एक पेशेंट को ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होती। इट्स अ बेटर टॉलरेटेड बाय पेशेंट। इसके अंदर पेशेंट को ज़्यादा जो है झेलना नहीं पड़ता। लेस एक्सपेंसिव, इसके अंदर ज़्यादा जो है एक्सपेंसिव भी नहीं, खर्चे भी ज़्यादा नहीं होते। बट इट इज़ मोर ऑफ इन कॉम्प्लिकेटेड विद एब्डोमिनल इन्फेक्शन। इसके अंदर ज़्यादा जो है एब्डोमिनल इन्फेक्शंस हो सकते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया वगैरह उस फ्लूइड के साथ बॉडी के अंदर इंटर हो सकते हैं और वहाँ पर इन्फेक्शन काज करवा सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो है एक पिक्चर्स के अंदर इस पूरी कैविटी को दिखाया गया है। ये कैविटी जो है ये एब्डोमिनल कैविटी है।
इसके अंदर जो है यहाँ पर देखें फ्लूइड को जो है इंटर किया जाता है, यहाँ से एक कैथेटर डाला जाता है जिसकी वजह से यहाँ पर फ्लूइड को इंटर किया जाता है और यहाँ पर ये फ्लूइड आपको दिख रहा है, उसकी वजह से यहाँ से एक्सचेंज होती है। उसके बाद है किडनी ट्रांसप्लांट। किडनी ट्रांसप्लांट इज़ अ मेजर सर्जिकल ट्रीटमेंट फॉर किडनी फेलियर। ये जो है सबसे बड़ा सर्जिकल ट्रीटमेंट है एक पेशेंट का जिसे किडनी की प्रॉब्लम है। तो इसके अंदर क्या होता है, एक इंसान की जो हेल्दी किडनी है उसको निकाल कर दूसरे इंसान के अंदर डाला जाता है। इस प्रोसेस को हम ट्रांसप्लांट कहते हैं। तो किसी भी ऑर्गन को अगर एक इंसान से दूसरे इंसान के अंदर डालने के प्रोसेस को हम ट्रांसप्लांट कहते हैं और किडनी के ट्रांसफ़र को हम कहते हैं ट्रांसप्लांट। इन दिस प्रोसीजर अ हेल्दी किडनी फ्रॉम अ लिविंग आर डिसीज डोनर, मतलब एक मरे हुए या फिर ज़िंदा इंसान से क्या है, एक हमें चाहिए किडनी, हेल्दी किडनी चाहिए और उसे उस इंसान को हम डोनर कहते हैं जो कि किडनी डोनेट करता है। इज़ अक्वायर्ड एंड इट इज़ प्लेस्ड इन द लोअर बेली ऑफ द फ्रंट साइड ऑफ द बॉडी। इसके अंदर क्या होता है, किडनी को जो है लोअर बेली फ्रंट साइड पे प्लेस किया जाता है। तो इसके अंदर किडनी की जगह जो है वो एक दूसरी होती है जो कि यहाँ पर आपको दिख रही है। तो इसे हम इस प्लेस को, इस जगह को हम लोअर एब्डोमिनल कैविटी कहते हैं और इस जगह को हम बेली कैविटी कहते हैं। तो बेली जगह पर ये क्या है, लोअर बेली पर वहाँ पर ये बॉडी के अंदर प्लेस किया जाता है, रखा जाता है। इट इज़ डिजीज़्ड किडनी आर यूजुअली लेफ्ट इन प्लेस। इसकी जो डिजीज़्ड किडनी है, जो कि इंसान की ख़राब किडनीज हैं, उन्हें या तो वहीं पर छोड़ा जाता है, लेकिन अगर उनके अंदर ख़राब चीज़ें हैं तो उसे जो है बाहर भी कभी कभी निकाला जाता है। किडनी ट्रांसप्लांट इज़ डन व्हेन द किडनीज हैव द लॉस्ट 90% ऑफ देयर फंक्शंस। किडनी के अंदर अगर किडनी जो है 90% अपना काम करना खो चुकी है, अगर 90% किडनी फेल हो चुकी है तो उसकी वजह से हमें किडनी ट्रांसप्लांट करनी पड़ती है। एंड normally due to some serious disorders like high blood sugar level and uncontrolled high blood pressure। और ये किडनी का जो 90% तक फेल होना है ये कुछ कंडीशंस की वजह से होता है, जैसे कि अनकंट्रोलेबल हाई ब्लड प्रेशर, मतलब बहुत ही ज़्यादा अनकंट्रोलेबल प्रेशर हो तो उसकी वजह से किडनी 90% तक फेल हो सकती है। किडनी स्टोन्स की वजह से हो सकता है। ब्लड के शुगर लेवल की बहुत ही ज़्यादा हाई होने की वजह से ये हमारे पास 90% तक किडनी जो है वो फेल हो सकती है। या फिर पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़, मतलब किडनी के अंदर बहुत सारे सिस्ट जो है अगर बन जाएँ, एक सिस्ट का हमने पढ़ा है लेकिन यहाँ पर बहुत सारे अगर सिस्ट बन जाएं तो इसे हम पॉलीसिस्ट किडनी डिजीज़ कहते हैं। अगर ये हो जाए तो क्या होगा, इंसान के अंदर जो है 90% तक किडनी फेल हो सकती है और जिसकी वजह से किडनी को ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है ये किडनी के अंदर देख सकते हैं, यहाँ पर जो है किडनी को ट्रांसफ़र किया गया है एक इंसान से दूसरे इंसान के अंदर। तो ये किडनी जो है, यहाँ पर जो किडनी इंटर है ये हमारे पास न्यू किडनी है इस इंसान की। उसके बाद चलते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ किडनी ट्रांसप्लांट। किडनी ट्रांसप्लांट करने के कुछ असूल हैं, कुछ कानून हैं, जैसे कि सेम मैचिंग ब्लड ग्रुप, जो जिससे हम किडनी ले रहे हैं उसका ब्लड ग्रुप जो है वो मैच करना चाहिए, सेम होना चाहिए। एंड बायोकेमिकल कंपोनेंट्स विद किडनी डोनर एंड रिसिपेंट। किडनी देने वाले और लेने वाले इंसान के ब्लड ग्रुप और बाकी जो बायोकेमिकल मटेरियल्स हैं वो तकरीबन सेम होने चाहिए। द कंपेटिबिलिटी इज़ नेसेसरी विदाउट इट ट्रांसप्लांट कैन नॉट बी डन। कंपेटिबिलिटी हम कहते हैं एक जैसी चीज़ों को, मतलब अगर दोनों के अंदर ब्लड ग्रुप वगैरह सेम है तो उसे हम कंपेटिबिलिटी कहते हैं। और इसके बगैर क्या होता है, हम किडनी ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते, वो किडनी जो है वो रिजेक्ट हो जाती है। द रेजिस्टेंट अगेन द इम्प्लांटेड किडनी बाय इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम जो है उस किडनी को रेजिस्ट करता है, उसको जो है वो जो नई किडनी इंटर की गई है उससे उस किडनी को एक्सेप्ट नहीं करता उस इंसान का इम्यून सिस्टम। Particularly from the human leukocyte antigen system, HLA should be minimized at the level of the body except new kidney। तो इसके अंदर क्या होता है, इंसान के अंदर जो है ल्यूकोसाइट एंटीजन मौजूद होते हैं। ल्यूकोसाइट एंटीजन जो है वाइट ब्लड सेल के ऊपर एक एंटीजन होते हैं, आपने इम्यूनिटी के अंदर पढ़ा था। ये एंटीजन जो है हर सेल पे मौजूद होते हैं और अगर ये एंटीजन जो है, अगर इनके इफ़ेक्ट को मिनिमाइज़ किया गया किडनी के अंदर तो जो है इंसान के अंदर किडनी फेल जो है एक्सेप्ट की जाएगी, वरना नहीं हो सकती, क्योंकि ये जो एंटीजन्स हैं ये हमारे पास इम्यून सिस्टम पहचानता है इन एंटीजन को और हर बॉडी के अंदर ये एंटीजन खुद के होते हैं। इन एंटीजन को जो है वो इनके इफ़ेक्ट को जो है मिनिमाइज़ करना होता है, तो उसके लिए कुछ ड्रग्स वगैरह यूज़ की जाती हैं। प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद किडनी ट्रांसप्लांट। किडनी के ट्रांसप्लांट करने में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कि इम्यूनो सप्रेजेंट जो है ये यूज़ की जाती हैं। ड्रग्स ऐसी ड्रग्स हैं जो कि इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देती हैं, उसके फंक्शन को जो है इफ़ेक्ट करती हैं।
तो ये ड्रग्स इसलिए दी जाती हैं ताकि उसका जो डोनर का जो लेने वाला है इंसान, उसकी किडनी जो है, उसका इम्यून सिस्टम उस किडनी को एक्सेप्ट कर ले। तो इसकी वजह से इम्यूनो सप्रेजेंट दी जाती हैं जो कि इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देती हैं या फिर इम्यून सिस्टम के फंक्शन को इनहेबिट कर देती हैं। लाइक साइक्लोस्पोरिन, जैसे कि साइक्लोस्पोरिन जो है ये एक मेडिसिन का नाम है, ये दी जाती है। इट वुड बी रिस्क फैक्टर अलॉन्ग विद द ट्रीटमेंट बिकॉज एट फर्स्ट इट मस्ट बी गिवन टू द स्टॉप द बॉडी रिजेक्टिंग न्यू किडनी। ये इसलिए दी जाती है क्योंकि नई जो किडनी बॉडी के अंदर इंटर की जा रही है वो रिजेक्ट ना हो जाए, इसीलिए ये इम्यून सिस्टम को सप्रेस किया जाता है। लेकिन इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि साइड बट अदर एंड मे बी इनवाइट सम अदर अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन टू इंटर द बॉडी। तो इसके अंदर क्या होता है, अगर इम्यून सिस्टम सप्रेस हो गया है, इम्यून सिस्टम काम नहीं कर रहा है, तो कुछ ऐसे दूसरे इंसान को इन्फेक्शन हो सकते हैं जो कि अपॉर्चुनिस्टिक हैं। मतलब इंसान का इम्यून सिस्टम ही उन इन्फेक्शन को रोक रहा था, लेकिन अगर इम्यून सिस्टम सप्रेस हो गया है तो अब वो इन्फेक्शन इंसान को हो जाते हैं, नई नई बीमारियां इंसान के अंदर हो सकती हैं ड्यू टू सप्रेस इम्यून सिस्टम। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम जो है सप्रेस हो जाता है, इसीलिए हमारी बॉडी के अंदर नए नए इन्फेक्शंस हमें देखने को मिलते हैं। किडनी ट्रांसप्लांट सर्जरी इन्वॉल्व सब्सटेंशियल कॉम्प्लेक्शन लाइक ब्लड क्लॉट। इसके अंदर जो है हमारे पास सर्जरिकल जो है वो मिस्टेक्स भी हो सकती हैं, कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं, जैसे कि ब्लड क्लॉट हो सकता है हमारे ब्लड के अंदर, क्योंकि इंसान के एक ऑर्गन को पूरे को निकाला जा रहा है जो कि मेन ऑर्गन है जहाँ पर ब्लड का जो है वो आना जाना रहता है। तो इसके अंदर कहीं पर जो है वो ब्लड क्लॉट भी फॉर्म हो सकता है, अंदर जो है इंटरनल ब्लीडिंग भी हो सकती है, लीकिंग फ्रॉम द ब्लॉकेज लीकिंग और ब्लॉकेज ऑफ द ट्यूब दैट लिंक्स द किडनी टू द ब्लेडर कॉल्ड यूरेटर। तो यूरेटर जो है जो किडनी को ब्लेडर से कनेक्ट करता है, उसके अंदर जो है लीक हो सकता है, कहीं पर जो है वो इंटरनल अंदर से ही वो ब्लॉकेज हो सकता है या लीक हो सकता है, जिसकी वजह से जो यूरिन है वो बॉडी के अंदर आ सकता है। एंड डिफरेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो सकते हैं, बैक्टीरिया की वजह से बहुत सारे इन्फेक्शंस हो सकते हैं। एंड दोज इन्फेक्शंस और कैंसर दैट मे बी पास्ड फ्रॉम द डोनेटेड किडनी। या फिर कुछ ऐसे इन्फेक्शंस हो जाते हैं जैसे कि किडनी जो ट्रांसप्लांट की गई है वहाँ से उस इंसान से वो इन्फेक्शंस ट्रांसफ़र हो रहे हैं। जैसा कि अगर हम एक इंसान से जो है वो किडनी निकाल कर दूसरे इंसान के अंदर लगा रहे हैं, तो अगर एक इंसान को, पहले वाले इंसान को अगर कैंसर था तो वो जाके दूसरे इंसान को भी कैंसर हो सकता है। तो ऐसे जो है वो बीमारियां ट्रांसफ़र भी हो सकती हैं। इसके अंदर जो है डेथ भी हो सकती है, हार्ट अटैक भी हो सकता है, स्ट्रोक भी हो सकता है। स्ट्रोक का मतलब है बहुत ही ज़्यादा जो है टेम्परेचर का बढ़ जाना, जिसकी वजह से इंसान के ब्रेन पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। बिसाइड आल कॉम्प्लिकेशंस, ये सभी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं ये किडनी के लिए जो है किडनी ट्रांसफ़र करने वक्त आ सकती हैं। लेकिन इसके अलावा ये सारी कॉम्प्लिकेशंस को अगर सही से मैनेज किया गया तो स्टडीज़ बताती हैं कि पीपल हु हैव डन द किडनी ट्रांसप्लांट लिव बेटर एंड लॉन्गर देन दोज हु कीप ऑन डायलिसिस। तो कुछ ऐसी स्टडीज़ बताती हैं, कुछ ऐसे जो है वो स्टडीज़ की गई, रिसर्च की गई जो बताती हैं कि जिन जिन लोगों ने किडनी को ट्रांसप्लांट किया है, नई किडनी जो है अपनी बॉडी के अंदर लगाई है, उनकी ज़िंदगी जो है वो बेहतर हो गई और उनके जो है उनकी ज़िंदगी के जो है फिर से वो ज़्यादा अरसे तक वो चल पाए। मतलब अगर वो डायलिसिस पर रहते तो वो इतना ज़्यादा नहीं जी पाते, लेकिन किडनी के ट्रांसप्लांट करने पर उन्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। तो इस तरह से ये हमारे पास किडनी ट्रांसप्लांट करना जो है एक एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी इसके बहुत सारे हैं। होपफुली आज का लेक्चर आपको पसंद आया हो।